नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा। इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल फॉर वाचिंग माई वीडियोज़। आई अज्यूम इट योर कोऑपरेशन। आज की चर्चा में मैं आधुनिक कालखंड के प्रगतिवादी युग के प्रमुख जन कवि नागार्जुन के बारे में चर्चा करूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि 30 जून 1911 को आपका जन्म मधुबन बिहार में हुआ था। आपने काफ़ी लंबी साहित्य की सेवा की है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो मैं उनका आज मैं जन्म दिवस मना रहा हूँ, ताकि 30 जून आते आते ये वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आप काफ़ी लोग देख लें। हो सकता है उस समय मिले ना मिले, तो आज ही मैं उनका जन्म दिवस में मना रहा हूँ। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो 30 जून को आएगा, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको सम्मानजनक तरीके से स्मरण कर रहा हूँ और उनके जनवादी प्रगतिवादी साहित्य के अवदान को रेखांकित कर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूँगा। आपने लगभग 50 वर्षों तक सेवा की, लगभग 40-45 पुस्तकों की आपने रचना की। आपने बड़ा काम किया। आप बहुभाषी साहित्यकार हैं। आपने बड़ों के लिए भी लिखा और बच्चों के लिए भी लिखा। बाल साहित्य में भी आपका काफ़ी योगदान है। आपने मैथिली में भी रचनाएं लिखी, हिंदी में भी लिखी और बांग्ला साहित्य में भी लिखा। इसलिए आपका ये जो बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है, यह हिंदी साहित्य के कालखंडों में आपको सर्वोपरि स्थान देता है। और आप ऐसे जन कवि हैं जिन्होंने जनता की, पीड़ित जनता की आवाज़ को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों में से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आधुनिक कबीर की संज्ञा से विभूषित नागार्जुन का मुख्य नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और नागार्जुन के नाम से आप विख्यात हुए। आपका जन्म 30 जून 1911 मधुबनी बिहार में हुआ था और आपका देहावसान 5 नवंबर 1998 दरभंगा में हुआ। आपने लंबी साहित्य की साधना की और आपने लगभग 50 वर्षों तक साहित्य की साधना की और लगभग 40 कृतियों की रचना की, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। इसके अलावा और भी आपका काफ़ी साहित्य अवेलेबल है जो मेरी जानकारी में नहीं आया हुआ है। आपने मैथिली भाषा में यात्री एवं काशी में वैदेह उपनाम से रचनाएं प्रस्तुत की। आपने बाल साहित्य में भी आपने सृजन किया और नागार्जुन बहुभाषी साहित्यकार थे। अब आगे देखते हैं नागार्जुन की साहित्य की कितनी रचनाएं हैं और रचनाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की जो प्रकाशित कृतियां हैं और जो मेरी जानकारी में है, उसका विवरण इस प्रकार से है जैसा कि आपको दिख रहा है। कविता संग्रह में नंबर 1 युगधारा
1953 सतरंगे पंखों वाली, 1959 प्यासी पथराई आँखें, 1962 तालाब की मछलियाँ, 1974 तुमने कहा था, 1980 खिचड़ी विफलो देखा हमने, 1980 हजार बहों वाली, 1981 पुरानी जूतियों का कोरस, 1983 रत्न गर्भ, 1984 ऐसे हम भी क्या ऐसे तुम भी क्या, 1985 ये पूरी एक ही रचना है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, 1986 इस गुब्बारे की छाया में, 1990 भूल जाओ पुराने सपने, 1994 अपने खेत में, 1977 प्रबंध काव्य में यदि हम आते हैं तो देखते हैं कि भस्मांकुर 1970 भूमिजा इसका पता नहीं लग पाया है। अब आइए उपन्यास की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास में रतिनाथ की चाची 1948 में है, वचलनमा 1952 में है, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1956, दुखमोचन 1957, कुंभी पाक 1960, हीरक जयंती 1962, उग्र तारा 1963, जन्मिया का बाबा 1968, गरीबदास 1990। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह में आसमान में चंदा तेरे 1982, संस्मरण एक व्यक्ति एक युग 1963। आपका बाल साहित्य भी काफ़ी है और आपने बाल साहित्य में काफ़ी अच्छा आपने योगदान दिया है। कथा मंजरी भाग 1 1958, कथा मंजरी भाग 2 इसका पता नहीं मुझे चल पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 1955, विद्यापति की कहानियाँ 1964, यह आपका बाल साहित्य है। मैथिली की रचनाएं, मैथिली में भी आपने लिखा, काफ़ी आपने साहित्य आपने दिया है। चित्रा कविता संग्रह 1949, पत्रहीन नग्न गाछ 1967, पका है या कटहल 1994, पारो उपन्यास 1946, नवतुरिया 1955। बंगला रचनाएं, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इतनी आपकी रचनाएं हैं और इन रचनाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि लगभग आपने 50 वर्षों में कितनी आपने रचनाएं लिखी हैं और कितना आपका विपुल आपका साहित्य है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आप एक प्रगतिवादी कवि रहे हैं। प्रगतिवाद क्या होता है यह समझना बहुत आवश्यक है। छायावाद के अवसान के बाद, यानी 1936 में छायावाद का अवसान होता है और छायावाद की समाप्ति के बाद एक प्रगतिवाद युग आता है जो लगभग 1943-45 तक रहता है। तो ये लगभग 8-9 वर्षों का जो युग है, इसमें एक प्रगतिवादी लेखन शुरू होता है। अब प्रगतिवाद को समझने के लिए यूँ समझा जा सकता है कि राजनीति के लिए जो मार्क्सवादी दर्शन है, राजनीति के लिए जो मार्क्सवादी दर्शन है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी दर्शन है। यानी प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत समाज में व्याप्त गरीबी, गरीबों की पीड़ा, दर्द, भुखमरी, बेरोजगारी, जुर्म, अत्याचार आदि की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की वजह से एक व्यक्ति शोषित है,
और जो किसी के द्वारा शोषण किया जा रहा है वो शोषण की अभिव्यक्ति, शोषण के प्रति संवेदना का लेखन सृजन ही प्रगतिवाद का साहित्य है। इस प्रकार से प्रगतिवादी जो कवि थे उनमें से आप प्रमुख कवि माने जाते हैं और आपने साहित्य जगत को आपने बहुत कुछ आपने दिया है और साहित्य जगत में आपने इतना कुछ दिया है और हमेशा आप सीधा सरल जीवन आप जीते रहे और आपने काफ़ी कुछ दिया है और आपका साहित्यिक अवदान हमेशा याद किया जाएगा, याद रखा जाएगा। और यदि किसी भी व्यक्ति को, यदि किसी भी छात्र को, किसी भी प्राध्यापक को, सामाजिक को, राजनेता को प्रगतिवादी दर्शन क्या है और प्रगतिवादी साहित्य क्या है उसको समझना है, तो इसके लिए नागार्जुन का साहित्य काफ़ी उपयोगी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना और ऐसा मेरा विश्वास है। यदि हम नागार्जुन के साहित्य की चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपने मानवीय संवेदनाओं को उभारते हुए भी काव्य का सृजन किया। आपने राजनीति पर व्यंग्य भी किया, मुखरित होकर किया, निडर होकर किया और आपने जवाहरलाल, इंदिरा गांधी जो समय सत्ता थी उसका जहाँ तक हो सका उनके कार्यों का विरोध किया और जनता की भूख दर्द को आपने रेखांकित किया और पक्ष लिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रगतिवादी साहित्य और प्रगतिवादी कवि जनता के शोषण से द्रवित होते हैं और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं और पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं और अपने साहित्य में शोषित जनता, गरीब किसान, गरीब व्यक्ति, गरीब वर्ग, इनकी साहित्य में स्थापना करते हैं और आपके पात्र अब रायल घराने से न होकर के आम लोगों के पात्र होते हैं और उन्हीं को केंद्र में रख करके जो भी सामाजिक संवेदनाएं हैं, सामाजिक जुर्म है और जो भी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप प्रकट करते हैं। आप किसानों के, मजदूरों के, मजलूमों के, गरीबों के और जो भी पीड़ित वर्ग रहा है उसके आप कवि रहे हैं, उसके साहित्यकार रहे हैं। आपने कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखा है, बाल साहित्य भी लिखा है, कहानियाँ भी लिखी हैं। यानी आपने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपने विविध भाषाओं में भी आपने रचना किया है और आपका बहुत बड़ा साहित्यिक अवदान और योगदान है। उनको योगदान को सारा समग्र रूप से रेखांकित करना इस छोटे से ब्लॉग में संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो सकता है हम संक्षिप्त रूप से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नागार्जुन की 3 छोटी छोटी कविताओं या उनके अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका लेखन और उनका हृदय क्या था और वो कैसे जनवादी कवि कहलाए और कैसे वे दूसरे कबीर कहलाते हैं। आप देखिए, भूख की पीड़ा के बारे में आपने क्या लिखा है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये स्थिति थी। ये स्थिति तत्कालीन इस बात को दर्शाती है कि भूख की क्या स्थिति थी, भूख का खाने का कितना अभाव था।
वह इस स्थिति का और भूख की इस विकरालता का, इस अभाव का न इसमें केवल मनुष्यों के लिए, मानव जाति के लिए है, बल्कि मनुष्यों के साथ में जो जीव रहते हैं, जीव जंतु प्राणी रहते हैं, उनके लिए भी आप चिंता व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोजी रोटी भटके दर दर बने भिखारी से। उस समय देश में इतनी भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। सरकार की जो अपेक्षाएं थी, सरकार उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही थी, और देश की जो समस्याएं थीं, गरीब वर्ग की और बेरोजगारी की, एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, ये समस्याएं जिसका तस थीं, तो ये सारी समस्याएं ऐसी थीं कि जिनका रेखांकन करना, जिनको आगे रखना कवि का कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य को आपने भली भांति आपने निर्वहन किया। दूसरी बात यह है कि सदियों से कवि या साहित्यकार हमेशा सत्ता से प्रश्न करते रहे हैं और सरकार की कमियों को उजागर करते रहे हैं। खास तरीके से ये जो नेता वर्ग रहा है, वो चाहे तथाकथित नेता हों या अच्छे नेता हों, उनमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमियां रही हैं जहां ऐसा लगता रहा है कि जनता और कहीं जा रही है और नेता और कहीं जा रहे हैं। ये स्थिति पहले भी थी और ये स्थिति लगभग पाएंगे तो आप भी है। इसी स्थिति को बयां करते हुए और साठ गांठ को उभारते हुए नागार्जुन जी ने बहुत अच्छी चोट की है व्यंग्यात्मक तरीके से। खादी ने चुपचाप मखमल से साठ गांठ कर डाली है, विरला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। ये वह दृश्य प्रदेश और चीज़ें उपस्थित हो रही हैं जहां पर उद्योगपतियों की पूंजी दिनों बढ़ती जा रही है। कृषक वर्ग यानी मजदूर वर्ग बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा है। उद्योगपतियों की पूंजी बढ़ती चली जा रही है, वह मालो माल होता जा रहा है। उसकी प्रत्येक दिन दिवाली है। दिवाली का यहाँ पर एक भावार्थ है। दिवाली प्रतीक के रूप में है। दिवाली किसी की खुशहाली, जगमग और प्रकाश मान का प्रतीक है। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, इनमें 3 लोगों को नाम लिया गया है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये हमेशा दिवाली में रहते हैं। इनके हमेशा बल्ले बल्ले है। इनका अर्थ इनके लिए हमेशा उजाला है, और बाकी जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसके लिए हमेशा अंधेरा है। तो कहीं दीप है, कहीं अंधेरा है। उद्योग वर्ग है, वो उजाले में है, और बाकी जो मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो अंधेरे में है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति आपने दी है, और आपकी इस प्रकार कितनी कविताओं का हम प्रस्तुतिकरण करें, जितनी करें उतनी कम है। आपका बहुत बड़ा साहित्य है, और आपके सारे साहित्य को समझना और पढ़ना भी आसान नहीं है। जहाँ तक मुझे मिल सका है, वहाँ तक मैंने प्रथम दृष्टया ही आपका साहित्य कुछ पढ़ने की मैंने कोशिश की है, ताकि वीडियो बना सकूं। और यदि आपको इनके विशेष साहित्य को पढ़ना है, तो दिल्ली के जो बड़े बड़े प्रकाशन हैं, वहाँ आपका सारा साहित्य आपका अवेलेबल मिल जाएगा, और नहीं तो हिंदी साहित्य की लाइब्रेरी में अवश्य मिल जाएगा। और आप इनके साहित्य को अगर व्यापक रूप से पढ़ना चाहें, विस्तृत रूप से पढ़ना चाहें, गहन अध्ययन करना चाहें, तो आप लाइब्रेरियों से और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों से संपर्क कर सकते हैं। सारे साहित्य का आपका बुक्स का रेफरेंस मिल जाएगा। तो आपने ये देखा कि नागार्जुन का कितना बड़ा योगदान रहा है, और यही कारण है कि आज हम उनको याद करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि नागार्जुन के साहित्य में आप मुंशी प्रेमचंद जी की झलक पा सकते हैं। नागार्जुन के साहित्य में आप कबीरदास जी की झलक पा सकते हैं। और नागार्जुन के साहित्य में जो भी कहीं विश्व में जो भी कहीं क्रांतिकारी साहित्य लिखा गया है, और भारतवर्ष में जो यथार्थवादी साहित्य लिखा गया है, उन सभी का मिश्रण या उससे बढ़कर नागार्जुन के साहित्य में सारे भाव, विचार, दृष्टि सब आपको समाहित मिल सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी चर्चा को विराम देना चाहूँगा।
आप लोगों ने हमारा व्याख्यान सुना, व्याख्यान सुनते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, कभी कभी लाइक भी करते हैं। इसलिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये श्रृंखला मैं साहित्यकारों की परिचय की एक श्रृंखला बना रहा हूं और ये ऐसी श्रृंखला है कि इस श्रृंखला में आज से सामाजिक साहित्यकार सामान्य जन भी पढ़ सकते हैं और इसमें जो मैंने लिख करके भी मैंने इसमें देने का प्रयास किया है, इससे सभी वर्ग के कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।